गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट टॉपिक से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एक्स यानी कि एक्स के माध्यम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं और टॉपिक हम आप तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा क्लास 10th का मैथ्स यानी कि गणित मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा रहे थे, बेसिक गणित पेपर का हल। और इसकी ये 5वीं वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 38 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। और ये 4 मार्क्स के सवाल होते हैं और इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी कहा जाता है, यानी कि केस स्टडी बेस्ड सवाल ये हैं। तो चलते हैं और इसको शुरू करते हैं पहले सवाल को कि पहला सवाल किस तरीके से दिया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है। एक मेज का शीर्ष षटकोणीय आकार का है या षटकोण आकार का दिखाई देगा है। दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर द टॉप ऑफ ए टेबल इज हेक्सागोनल इन शेप ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबोव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये हमें दे रखी है, इसके बेस पे पहला क्वेश्चन था टी और एफ के निर्देशांक लिखिए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ टी एंड एफ। तो टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है, यहाँ पर हमें टी नजर आ रहा है, तो इसके सामने यहाँ पर टी यानी कि इसकी सीध में है, 3 की सीध में है यहाँ पर, तो 3 और यहाँ पर 9। तो यानी कि पहले x का पॉइंट आता है और उसके बाद में y का पॉइंट आता है। तो t के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यानी कि 3,9। इस तरीके से f के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। f यहाँ पर है तो f यहाँ पर देखिए f कहाँ पर है, ये रहा। तो f के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो ये सबसे पहले किसके सामने है, यहाँ पर x एक्सिस में 9 के, और इसमें ये किसके सामने है यानी कि 1 के सामने है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि f के कोऑर्डिनेट्स हो गए 9,1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए t के कोऑर्डिनेट्स यानी कि 3,9, यानी कि ये t के निर्देशांक और ये f के निर्देशांक। तो इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन था इसी सवाल का सेकंड क्वेश्चन, यानी कि हमें दिया गया है कि 5,1 और 9,13 द्वारा दर्शाए गए बिंदुओं के नाम बताने हैं। आपकी बार नेम बताने हैं। नेम द पॉइंट्स रिप्रेजेंट 5,1 एंड 9,13। तो यहाँ पर x पे देखिए, सबसे पहले x पर 5, क्योंकि 5,1 है तो x पर 5 और 1, 5,1 तो 5 यहाँ पर है और 1 कहाँ पर है, ये। तो इन दोनों की सीध जो है बन रही है ये वाले जी पॉइंट। तो ये जी पॉइंट जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे जी लिखेंगे। और 9,13 यहाँ पर 9 और 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 की सीध और इस 9 की सीध, तो ये हो जाएगा पॉइंट सी। तो जी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 3, आर और एन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आर और एन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी, तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एन। तो यहाँ पे सबसे पहले आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 3, तो फिर ये 5,3 हो गया। इसी तरीके से n के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? n कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 9 और ये इसकी सीध में है तो 9,11 हो जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमने लिख दिए। अब यहाँ पर Rn की डिस्टेंस निकालनी है, तो Rn की डिस्टेंस निकालने के लिए यानी कि दूरी निकालने का सूत्र होता है डिस्टेंस, यानी कि इसको कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहा जाता है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका रूट। तो देखो यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट को x1 कहा जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट को इसको y1 कहा जाएगा। इसके बाद में यहाँ दूसरे वाले इसमें n कोऑर्डिनेट में यहाँ पर ये दूसरा वाला x2 होगा और ये वाला y2 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें x2 की वैल्यू
9 माइनस के x1 की वैल्यू 5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना, ये 11 और माइनस के y1 की वैल्यू 3 और इसका होल स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। और इसका रूट 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, 4 का स्क्वायर प्लस में 11 में से 3 गए तो यहाँ पे बचेंगे हमारे 8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये 80, और 80 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पे ये 16 यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, और इसमें से 4 के जो है कॉमन आ रहा है तो इसमें से यानी कि 4 बाहर चला जाएगा, रूट 5 यहाँ पर रह जाएगा। तो यानी कि ये हमारी इसकी डिस्टेंस आ गई 4√5 यूनिट कह देंगे, हिंदी में कहेंगे इसको इकाई। बात समझ में आई? तो इस तरीके से इसकी डिस्टेंस निकालनी थी। या फिर ये वाला सवाल नहीं करते तो इसी का और वाला पार्ट जो है ये निकाल सकते थे, बिंदु ए और जेड को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होना चाहिए। ए कहाँ पर है इसमें, सबसे पहले ए देख लीजिए, ये यहाँ पर है, तो ये है 1,9, 1,9। फिर यहाँ पर एच देख लीजिए, एच कहाँ है, एच यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर 1,5, 1,5 ये है। तो इनके बीच में यानी कि मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र जिसे कहा जाता है, मध्य बिंदु सूत्र कहा जाता है इसको। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, ये होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 और अपॉन में 2, ये फॉर्मूला होता है। x1 क्या है, देखो मैंने अभी बताया था x1 ये होगा और y1 ये होगा, इस तरीके से इसमें x2 ये होगा और y2 ये होगा, यानी कि ये h के कोऑर्डिनेट्स थे और ये a के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर x1 1 है, x2 भी 1 है, x1 1 और x2 भी 1 और अपॉन में 2 कॉमा y1 9 और ये y2 यानी कि 9 प्लस में 5 अपॉन में 2, ठीक है। तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2 हो जाएगा, कॉमा 9 प्लस 5 14 अपॉन में 2 यानी कि 9 जमा के 5 14 हो गए, 14 बटे में 2, और 2 से 2 को काटेंगे तो केवल 1 बचेगा, और 2 से 14 को काटेंगे तो कितना बचेगा 7। तो ये आगे इनके यानी कि कोऑर्डिनेट्स 1,7। तो इस तरीके से आप या तो ये वाला सवाल कर सकते थे या वो वाला सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन नंबर के इस तरीके से सॉल्यूशन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कैसे दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ लेते हैं एक बारी। एक विद्यालय के वार्षिक दिवस समारोह पर प्रबंधकों ने सबसे होनहार विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ स्मृति चिन्ह भी देना चाहा। प्रत्येक स्मृति चिन्ह को सामने की तरफ आकृति में दिखाए गए अनुसार बनाया गया, मतलब इस तरीके से बनाया गया। स्मृति चिन्ह की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पर सिल्वर पेंटिंग का खर्च जो है 25 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पर इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इन एनुअल डे फंक्शन ऑफ ए स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स वांट टू गिव ए केस प्राइज अलोंग विद ए मोमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स। ईच मोमेंटो इज ए मेड एज ए shown in a figure from the front side. The radius of memento is 14 centimeter and the rate of silver painting is 25 rupees per स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे कहा गया चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCDE। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या होगा ये हमें बताना है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला सीधा होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 है, और पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 होगी। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू अभी दे रखी थी हमें 14, तो यहाँ पर आर की वैल्यू 2 बार रखनी पड़ेगी हमें। तो 7 से 14 को काट देंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, और इस 2 से आप 4 को काट देंगे 2 बार, और इस 2 से 22 को काट देंगे 11 बार, और 11 की, और यहाँ पर हमारे पास बच गया 11 और 14। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 154। देखो इनको 11 से मल्टीप्लाई करना आसान है, यहाँ पर 1 लिखिए और इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए बीच में, और यहाँ पर लास्ट में 4 लिख दीजिए।
तो ये हो गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को आराम से हल कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी सवाल का सेकंड पार्ट जो है, ट्रायंगल एसीबी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी। एसीबी मींस ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से ये, फिर ये और फिर ये। अगर देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो राइट एंगल कोई भी एंगल ट्रायंगल अगर बनता है, तो राइट एंगल अगर बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, राइट एंगल में, यानी कि यहाँ पर अगर हमें ए दे रखा है, यहाँ पर हमारा बी है और यहाँ पर सी है, और ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो हम सीधा लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/2 बेस कितना 14 और हाइट कितनी, हाइट भी 14, 2 से 14 को डिवाइड कर दीजिए 7, और 14 7 जा कितना होता है, 14 7 जा 98 होता है। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायांकित भाग का सिल्वर पेंटिंग का कुल खर्च ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग यानी कि जो साइडेड पोर्शन है, ये वाला साइडेड पोर्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा की पूरा ये वाला जो एरिया है, इसका छायांकित भाग का एरिया निकालना है और उसका यानी कि पेंटिंग का कुल खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसका सबसे पहले हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये था, ये जो हिस्सा था ये क्वाड्रेंट वाला यानी कि 1/4 था, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 3/4 होगा कंप्लीट का। तो ये यानी कि हम इसको जो है हम इसको हम जो है मेजर सेक्टर कह सकते हैं। मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह सकते हैं। और जब छोटे का 1/4 था तो उसको पूरे में से कंप्लीट में से घटा देंगे, तो 3/4 ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 3/4 पाई की वैल्यू 22/7 होगी और आर की वैल्यू यानी कि 14 गुणा के 14 हो जाएगी। 7 से 14 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 बार जाएगा। अभी हमने करा था 3 × 11 और 14 की मल्टीप्लाई करी थी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। अब एरिया पे कुल खर्चे की बात की जा रही है, 1 मीटर पर खर्चा आ रहा है 25 रुपये और 462 पे कितना आएगा ज़्यादा, यानी कि 1 सेंटीमीटर पर जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट इज 25 रुपीज़। ठीक है, तो 462 पे कितनी होगी भाई, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पर कॉस्ट कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 462 को और 25 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 11,550 रुपये। तो ये हमारा टोटल खर्चा आ जाएगा इस पर, छायांकित भाग पर, यानी कि टोटल खर्चा ये हो गया। अगर ये नहीं करना था तो इसका आप अदर वाला पार्ट कर सकते थे। अदर वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, चाप सीबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सीबी मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपने ज्ञात करनी थी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360 × के पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पे होता है, सॉरी ये होता है, ये होता है 2 पाई आर, सॉरी ये होता है 2 पाई आर। थीटा कितना है 90, 90/360 × के 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहाँ 90, क्योंकि देखो यहाँ 90 दे रखा है 90, और इसको आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते थे 1/4, और 2 पाई आर की वैल्यू यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी 14। 7 से आप 14 को काटेंगे 2 बार, और 2 से आप इस 4 को कंप्लीट कर देंगे तो केवल बचेगा आपके पास में 22
सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसको कर सकते थे या इससे पहले वाला कर सकते थे, दोनों में से कोई एक पार्ट आपको करना था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 38 है, खेल पर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ठीक रखता है स्वस्थ पोषक तत्वों से पुरस्कार भरपूर आहार की तरह खेल भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत महत्व रखते हैं। ट्रैक और फील्ड संप्रदाय एथलीटों की दिनचर्या का हिस्सा है और लंबी कूद ऐसी स्पर्धाओं का हिस्सा है। एक लंबे जंपर का पथ परवलय यानी कि पैराबोला होता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, जिसे द्विघात बहुपद का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन which keeps them fit, just like a diet of healthy nutrients. Sports hold a great significance in enhancing our lives. Track and field events are part of the routine of athletes, and long jump is a part of such events. The path of long jumper is a parabolic as shown in below, which may be represented using quadratic polynomial. यानी कि ये पिक्चर हमें दर्शाई गई है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म कहें या फिर इसको हम मानक रूप कहें, तो मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो मानक रूप होता है यानी कि ax² प्लस में bx प्लस में c। बहुपद कहा है तो सिर्फ ये लिखेंगे और इसमें a नहीं, a नॉट इक्वल होगा 0 के, ये ध्यान रखना है। तो ये मानक रूप होगा द्विघात समीकरण का, यानी कि द्विघात बहुपद के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहें। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में कहें तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद के लिए अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसी के सेकंड सवाल पर क्या कह रहा है? सारा ऊपर हमने पढ़ ही लिया था, यहाँ पर पढ़ते हैं सेकंड सवाल। 0, 1 और -1 के साथ एक द्विघात बहुपद लिखिए। देखिए, दो शून्य दे रखे हैं, तो एक को हम मानेंगे यानी कि अल्फा हमें 1 दे दिया और बीटा हमें जो है -1 दे दिया। तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला देख लीजिए, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू के एक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो देखिए, x² प्लस माइनस में अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1 - 1 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -1 और इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा यानी कि 1 और इंटू में -1 यानी कि बीटा की वैल्यू -1। और यहाँ पर x² ये फॉर्मूले का -1 में से 1 जाएगा तो 0 और इंटू में x बचेगा, प्लस में 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x² और ये वैल्यू जो है 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को अगर करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, केवल 1 बचेगा। तो ये हमारा यानी कि इन द्विघात समीकरण के शून्य जो हैं, इनसे अगर 0 से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी जाएगी तो वो ये होगी। या फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यदि एथलीट का पाथ 2x² प्लस में 4x - 6 द्वारा दर्शाया जाता है तो बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ द पाथ ऑफ एथलीट रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द फाइंड ऑफ द जीरोज। अगर हम जीरोज फाइंड करना है तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस में 4x - के 6 बहुपद हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो x² के साथ में होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि खाली होती है जो अचर संख्या कहलाती है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, और जो x² के साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 6 यानी कि 12 आता है, और 12 के अगर आप फैक्टर्स करते हैं तो 2 से आपने 12 को डिवाइड करा 6 आया, फिर 2 से डिवाइड करा यानी कि 3 आ गया। अब आपने ऐसा पेयर लाना है कि प्लस और माइनस इनका मल्टीप्लाई करें और यानी कि प्लस या माइनस करके आपका 4 आ जाए, यानी कि 2 3 जा हम 6 कर सकते हैं और 6 में से अगर 2 जाएगा तो 6 में से अगर 2 जाएगा तो यानी कि भी यहाँ पर 4 आ सकता है। तो यानी कि 4 की जगह हम 6 - 2 रख सकते हैं। तो इस मिडल टर्म की जगह पर हम
4 की जगह 6 माइनस 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2x² प्लस में ब्रैकेट 6 माइनस 2 इंटू में x और माइनस के 6, केवल 4 की जगह हमने 6 माइनस 2 रखा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 6 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा और 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा और माइनस के 6। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा और x से x को डिवाइड करेंगे केवल एक x बचेगा क्योंकि ये 2x थे, यहाँ पे एक x है। प्लस में इससे अगर हम 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है हमारा, कितना 3, और x से x को डिवाइड करते हैं तो खत्म हो जाएगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो -2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस में 3 बच जाएगा। ठीक है, 1x लिखना चाहे तो 1x लिख दीजिए। ये और ये हमेशा समान आना चाहिए, अगर समान नहीं आ रहा तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो इसको 1x प्लस में 3 आप लिख सकते हैं और यहाँ पर इनटू में यहाँ पर ये 2x बच गया और यहाँ पर ये -2 बचा, तो इसको हम सेम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर 2x और यहाँ पर माइनस में 2। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, 1x प्लस में 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे और फिर यहाँ पर 2x माइनस 2 इक्वल टू भी 0 लेंगे। तो 1x इक्वल टू ये 3 अदर साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो x इक्वल टू यही रहेगा। 1 को अगर इधर भी लेके जाएंगे तो ये अपॉन में 1, तो x इक्वल टू यानी कि -3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -3, ऐसे ही 2x इक्वल टू ये 2 को अदर साइड में लेके जाएंगे पॉजिटिव जाएगा, x को यहीं रहने देंगे, ये 2 अपनी जगह है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो ये जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इस तरीके से x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 1, तो ये 2 सॉल्यूशन इसके हमारे आ चुके हैं। अगर ये सवाल नहीं करना था तो फिर इसके बाद में यहाँ पर दूसरा सवाल ये दे रखा था, या वो करते या ये वाला करना था, दोनों में से कोई एक। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हर बार, लेकिन अभी कहाँ पूछा जाएगा ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो 4 अंडर रूट में 3x² प्लस में 5x माइनस के 2 अंडर रूट में 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके भी जीरोज ही ज्ञात करने हैं, लेकिन ये इक्वेशन उससे कठिन है, तो मेरा मानना यह था कि जो पहले हमने अभी एडजस्ट किया है वो वाला करते तो आप ज़्यादा बेटर रहते। ठीक है, अगर कोई इसको कोशिश करेगा तो वो बच्चा जो है थोड़ा सा हो सकता है कि गलती करने के चांसेस हो सकते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ गया, 24 आ गया। और 24 का अगर आप फैक्टर्स करते हैं, 2 से डिवाइड करा हमारा 12 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, तो ऐसा जोड़ा बनाना है कि 5 आ जाए। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 8 में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमारा 5 आ जाएगा, तो यानी कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 5, हमारा 5 की जगह हम क्या कर सकते हैं, 8 माइनस 3 रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस 5 की जगह हम 8 माइनस 3 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट में 3x² और यहाँ पर प्लस में 8 माइनस 3 इंटू में x माइनस के 2 अंडर रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट में 3x², और इस ब्रैकेट को खोल लेते तो प्लस में यहाँ पे 8x हो जाएगा और 3 इसके साथ में जाएगा तो 3x माइनस के 2 रूट 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है और इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, एक 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट 3x बचेगा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस में 2 बचेगा केवल। ठीक है, इनमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से अगर हम क्या लेंगे, देखो रूट 3 को हम जो है 3 के फैक्टर्स लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट अगर बाहर जाएगा तो एक रूट यहाँ पर बच जाएगा, तो यानी कि अगर हम रूट 3 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे रूट 3 बच जाएगा और इसके साथ में x बचेगा। रूट 3 बाहर गया तो यहाँ पर प्लस में 2 बच जाएगा, क्योंकि माइनस भी बाहर लिया है, तो यहाँ और यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो समान बचनी चाहिए। ठीक है, तो रूट 3x प्लस में 2, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो कॉमन है वो हमने ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 4x बचा और यहाँ पर क्या बचा माइनस के 3 बचा, रूट में -3। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर लाइन खींच लेंगे तो अंडर रूट 3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 हो गया बेटे, और यहाँ पर 4x माइनस के रूट 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर रूट 3x यहीं रहेगा और 2 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो x यहीं पर रहेगा, तो -2 अपनी जगह है, रूट 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई। और यहाँ पर
फॉर एक्स यहीं रहेगा, √3 को अदर साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव है तो अदर साइड में जाएगा पॉजिटिव में, एक्स यहीं पर रहेगा, √3 अपनी जगह, और 4 को अपॉन में लेके जाएंगे तो 4 यहाँ पर। तो ये हो गई सेकेंड वैल्यू, यानी कि इसको आप अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल था, तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहला वाला हमें करना चाहिए था। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सवाल सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा ही पसंद आई है तो अपने साथियों को ज़रूर इस वीडियो को सेंड करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। चलो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।